स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम आगे का टॉपिक, बीएससी पार्ट 2। थर्मोडायनेमिक्स। और आपकी यूनिट चल रही है सेकेंड। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? सेकेंड यूनिट में हम लोग अभी मैक्सवेल इक्वेशन के अनुप्रयोग क्या क्या है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जूल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, सरेंद्र डार्ट प्रयोग पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने क्या किया था कि हमने गैस के अगर हम दाब में परिवर्तन करें तो उसके सापेक्ष हमें ताप में क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में हमने कुछ कांस्टेंट प्राप्त किए। उसके इस प्रभाव को हमने आदर्श गैसों के लिए भी पढ़ा, वास्तविक गैसों के लिए भी पढ़ा, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग कंडीशन पे हमें क्या क्या परिणाम मिलते हैं ये सब हमने देखा। ठीक है, उसके बाद में हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा पुनर्निवेशी शीतलन, है ना, या रीजनरेटिंग कूलिंग के बारे में पढ़ा। पुनर्निवेशी शीतलन, पुनर्निवेशी शीतलन के बारे में। तो यहाँ पे हमारा मेन काम क्या किया हमने पुनर्निवेशी शीतलन में कि किसी भी गैस को हम इतना उसका टेम्परेचर कम करें कि वो गैस ठंडी हो और ठंडी होकर के वो अपने द्रवणांक तक पहुंच जाए। द्रवणांक तक पहुंच जाए मतलब कि गैस क्या हो जाए, द्रवित हो जाए। ठीक है ना, गैस क्योंकि वो किसमें पहले भाप रूप में है, हम उसको द्रव में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरी है, जैसे ही हम गैस का टेम्परेचर अगर हम कम करते जाएंगे, गैस का तापमान अगर कम करेंगे तो वो किस में पहुंच जाएगी, द्रव अवस्था में पहुंच जाएगी। तो हमने ये देखा कि जब हमने जूल थॉमसन के द्वारा किसी भी गैस के दाब में परिवर्तन के द्वारा ताप में परिवर्तन किया, जहाँ पे क्या हुआ, गैसों में शीतलन का प्रभाव उत्पन्न हुआ, इसलिए हम उस एक्सपेरिमेंट को जूल थॉमसन का शीतलन का प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहां गैसों के ताप में कमी आ जाती है। मोस्टली गैसेस में एक दो अपवाद को छोड़ के, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इन अपवादों को छोड़ करके बाकी गैसों के ताप में कमी ही आती है। एक दो ऐसी गैसें होती है जिनमें क्या होता है, तापन का प्रभाव होता है ना। तो अब हमने ये देखा कि ताप में कमी तो हो गई, लेकिन वो कमी इतनी भी नहीं थी कि गैस अपने द्रवणांक तक पहुंच जाए, कि गैसों का टेम्परेचर द्रवणांक तक पहुंच जाए और वो द्रव में परिवर्तित हो जाए। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जूल थॉमसन का जो पूरा प्रयोग था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उसी में थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके और उसके बाद में एक नया नाम दिया गया पुनर्निवेशी शीतलन, कि जिसमें से बार बार सेम प्रोसेस की पुनरावृत्ति करके गैस के ताप को इतना कम कर दिया जाता है कि अंततः वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, अपने द्रवनांक तक पहुंच जाती है गैस और बाद में द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। एक साथ पूरी की पूरी गैस कन्वर्ट नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन थोड़ा अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है, जो कन्वर्ट नहीं होता उसको फिर सेम प्रोसेस पे भेज देते हैं, फिर उसमें से वापस एक्सपेंशन के बाद में प्रसार होता है गैस का, थोड़ा द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, जो नहीं होता उसको फिर हम यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने पूरा प्रोसेस किया था और हमने देखा था पुनर्निवेशी शीतलन की दक्षता कितनी होगी। तो इसकी दक्षता का फॉर्मूला हमने x बराबर कितना बताया था, HF माइनस HL अपॉन HF माइनस HI। ये हमने किसका सूत्र निकाला था, पुनर्निवेशी शीतलन की दक्षता का सूत्र निकाला था। ठीक है ना, ये सॉरी ये HI अपॉन में था HL। ठीक है ना, ये हमने अलग अलग बताया था कि द्रव का कितना भाग जो है, हमने ये ली थी इसकी प्रारंभिक एंथैल्पी कितनी होगी HF, जबकि गैस की फाइनल एंथैल्पी थी, और HL हमने लिया था कि पूरी गैस का जो भाग द्रव में परिवर्तित हो गया उसकी एंथैल्पी कितनी है, क्योंकि जो बचा हुआ भाग था वो तो वापस सेम प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, और जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है गैस का जितना अमाउंट, गैस का जितना भाग द्रव में परिवर्तित हो चुका है उसकी एंथैल्पी होती है HL। तो ये हमारे पास x का मान आया था। x हमने किसको माना था, x हमने उस भाग को माना था जितना कि द्रव में परिवर्तित हो जाता है ना। तो हमने ये माना था कि कुल भाग अगर हम टोटल मान लो, टोटल हमारे पास गैस का अमाउंट है 1, तो हमने ये लिया था कि इसमें से x भाग तो द्रव में परिवर्तित हो गया था और 1 माइनस x भाग क्या था, रह गया था, जिसको हमने वापस से किसके लिए भेज दिया, गैसों के प्रसार के लिए भेज दिया था। ठीक है ना, फिर वो नेक्स्ट में से जाएगा, फिर इसमें से थोड़ा अमाउंट द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो वापस सेम प्रक्रिया के लिए जाएगा। इसीलिए बार बार करने के कारण ही इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, पुनर्निवेशी शीतलन। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था
और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी क्या था, जो जूल थॉमसन में जो हमने पढ़ा था बिल्कुल सेम एज इट इज था। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने और किया था कि हमने उसमें नीचे एक फ्लास्क लगाया था और हमने एक विनिमयक लगाया था एक्सचेंजर, जहाँ पे जाकर के हमने क्या किया था, ऊष्मा को चेंज कर दिया था और एक नोजल वगैरह दो चार चीज़ें और लगा करके, और हमने प्रक्रम को थोड़ा लंबा खींच के कुछ इस प्रकार से किया कि ताकि गैसों का ताप थोड़ा ठंडा हो, और वो जो ठंडी हुई गैसें होंगी उनको हमने वापस कहाँ भेज दिया था, जो निवेशी गैस, अगली जो निवेशी गैस आ रही है उस पर हमने इस ठंडी गैस का छिड़काव कर दिया। तो निवेश जब वो अंदर आ रही थी उस कंडीशन में ही उस पर ठंडी गैस आने की वजह से उसका टेम्परेचर वहीं पे थोड़ा कम हो गया। हमने बिल्कुल एंट्री के टाइम पर ही उसके टेम्परेचर को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, इस ठंडी गैस का उसके ऊपर छिड़काव करके। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ये जो निवेशी हो रही थी गैस, ठीक है ना, और इसके ऊपर जैसे हमने एक ठंडी गैस का छिड़काव किया तो इसके टेम्परेचर में थोड़ी कमी आ गई, इसका ताप कम हो गया। उसके बाद हमने कुछ नहीं, इसको सेम प्रोसेस से आगे जाने दिया। लेकिन उसके बाद जब ये सरेंद्र डार्ट में से गुजरी और गैसों का प्रसार हुआ, उसके बाद तो इसका ताप और भी ज़्यादा कम हो गया। फिर ताप कम होकर के हमने देखा द्रव्य चेंज हुई या नहीं हुई, हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो हमने इसको फिर से सेम प्रोसेस के लिए भेज दिया। और बार बार करते करते एक कंडीशन ऐसी आई जाती है कि अब हमारा गैस क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होने लग जाता है। तो ये हमारा पूरा, हमने किसके बारे में पढ़ा, पुनर्निवेशी शीतलन के बारे में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, आरयू में ही एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान से थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे तो इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि बस इजी सा बस एक एक्सपेरिमेंट है इसलिए, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड देखो आपका न्यूमेरिकल कोई कैसा आएगा, एक बार आपका एक क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, इसी से रिलेटेड करवा रही हूँ इसलिए इस टॉपिक के बिल्कुल बाद में, उस दिन हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, इसकी थ्योरी आप लोगों ने लिख ली होगी, ठीक है ना। उसके जस्ट बाद में एक न्यूमेरिकल लिखो। ये आपके आयु में 2011 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। क्या है, किसी गैस की एंथैल्पी जूल थॉमसन प्रसार से पूर्व तथा पश्चात में किसी गैस की एंथैल्पी जूल थॉमसन प्रसार के पूर्व तथा पश्चात क्रमशः तथा 120 कैलोरी है, ठीक है। कैलोरी किसका मात्रक है, आपका एंथैल्पी का मात्रक है। यदि निर्गत द्रव की एंथैल्पी यदि निर्गत द्रव की एंथैल्पी 50 कैलोरी हो तो गैस का कितना अंश द्रवित होगा।
किसी गैस की एंथैल्पी जूल थॉमसन प्रसार से पूर्व तथा पश्चात क्रमशः 90 कैलोरी और 120 कैलोरी। ठीक है, मतलब पहले आप क्वेश्चन पहचानो, क्योंकि भाई आपको एग्जाम में पहचानना है कि कौन से पार्ट का क्वेश्चन है, कौन सी यूनिट में से है और किस टॉपिक का है, आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो हमें क्योंकि दे रखा है, पहली बात तो जूल थॉमसन प्रसार की बात आ गई, तो आप ये तो समझ ही जाओगे कि जूल थॉमसन से रिलेटेड है या फिर जहाँ जहाँ जूल थॉमसन का भी यूज हो रखा है, जैसे हमने पुनर्निवेशी शीतल में जूल थॉमसन के का ही प्रयोग किया था। ठीक है ना, तो यहाँ लेकिन साथ में हमें क्या दे रखी है, एंथैल्पी का मान प्रसार से पूर्व और प्रसार के बाद दे रखा है कितना है। उसके बाद दे रखा है यदि निर्गत द्रव की एंथैल्पी 50 कैलोरी हो, मतलब कि गैस में से, पहले तो हमें गैस की एंथैल्पी दे रखी है और फिर गैस में से निर्गत द्रव की एंथैल्पी, मतलब हमें क्या दे रखा है कि गैस में से जितना भाग गैस का द्रव में परिवर्तित हो चुका है उस द्रव की एंथैल्पी 50 कैलोरी दे दी, और फिर पूछा है कि गैस का कितना अंश द्रवित होगा। ठीक है ना, कि द्रव में कितना होगा और बाकी गैस कितना रह जाएगा। इसका मतलब क्लियर इक्वेशन आप पहचान लोगे किसका है, पुनर्निवेशी शीतलन का है, क्योंकि हमने जूल थॉमसन में कहीं हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। जूल थॉमसन के भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे, उसमें बेसिकली क्या हुआ था, हम ताप के सापेक्ष दाब में क्या परिवर्तन करें, तो डेल्टा टी डेल्टा पी प्रारंभिक ताप कितना है, अंतिम ताप कितना होगा, या फिर जूल थॉमसन गुणांक की गणना, ये सब गणनाएं हमसे करवाई गई थी, या फिर व्युत्क्रम ताप टी की गणना, ये सब करवाई थी। ठीक है ना, और यहाँ आपको क्लियर है वैसे भी कि इसमें आपको पहले प्रसार से पहले और प्रसार के बाद में किसका मान दे रखा है, एंथैल्पी का। तो एंथैल्पी की जरूरत दोनों ही, प्रसार से पहले एंथैल्पी कितनी है, प्रसार के बाद कितनी है, उसके बाद में गैस में से द्रव कितना निर्गत हो रहा है और उसकी एंथैल्पी कितनी है। तो ये पूरा तो हमें किस में जरूरी पड़ा था, हम अपने आप समझ जाएंगे कि पुनर्निवेशी शीतलन के द्वारा ही हुआ था। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे पूछ के रखा है कि कितना अंश द्रवित होगा, मतलब हमसे x का मान पूछ रखा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया ना कि कुल अगर गैस का भाग 1 है तो हम ये मानते हैं कि मान लो उसमें से x भाग जो है गैस का वो द्रव में परिवर्तित हो चुका है और बच कितना गया, 1 माइनस x भाग वापस गैस पर चला जाता है ना। तो हमसे ये पूछ रहे हैं गैस का कितना अंश द्रवित होगा, तो x अंश द्रवित हुआ है तो हमें यहाँ पे x कैलकुलेट करना है। अब बस सीधा सीधा फॉर्मूला है उसमें डाल दो। देखो हम जानते हैं, सीधे लिखो, पुनर्निवेशी शीतलन से x बराबर हमने क्या पढ़ा, HF माइनस HI बटे HF माइनस HL। हमने किसका मान पढ़ा, x का, HF माइनस HI बटे HF माइनस HL। अब आप यहाँ पे तीनों के तीनों मान देख लो, आपको क्या दे रखा है, HI प्रारंभिक एंथैल्पी कितनी दे रखी है, प्रसार से पूर्व 90 कैलोरी, ठीक है, प्रसार के बाद कितनी दे रखी है, 120 कैलोरी, और जितना भाग द्रवित हो चुका है मतलब HL कितना दे रखा है हमें, 50 कैलोरी। बस यहाँ मान हम डाल देंगे 120 माइनस HI का मान 90 कैलोरी बटे 120 माइनस 50 कैलोरी, कितना बच गया, 30/70, 3/7 भाग। 3/7 भाग किसमें कम हमारा चेंज हो गया, द्रव अवस्था में, या इसको आप डिवाइड कर लेना, कितना मान आएगा, 0.43 भाग जो है पूरी गैस का वो किस में परिवर्तित हो चुका है, इतना अंश इस गैस का द्रव में परिवर्तित होगा। ये आपका आंसर नोट कर लो।
या नॉट? ये हमने दो विधियां पढ़ी। एक तो हमने जूल थॉमसन गैसों का प्रसार पढ़ा जूल थॉमसन विधि के द्वारा, और दूसरा हमने पढ़ा पुनर्निवेशी शीतलन के द्वारा। ठीक है, अब हम एक और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ेंगे वो क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। देखो, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन या इंग्लिश में कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा हम नॉर्मली ऊपर ऊपर की चीजें देखते हैं कि क्या है। अब सबसे पहले देखो, आपको नाम से यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि शीतलन का काम कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर में हम कमी करना चाह रहे हैं। ठीक है, और किसके द्वारा करना चाह रहे हैं, रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा। रुद्धोष्म प्रसार आप लोगों को भी पता है, हमने पहले बहुत बार पढ़ लिया अभी तक में। रुद्धोष्म प्रसार क्या होता है, किसी रुद्धोष्म अवस्था में, रुद्धोष्म अवस्था से हमारा क्या मतलब, जब ऊष्मा को रुद्ध कर दिया जाए। इसके नाम में आप देखो क्या छुपा हुआ है, रुद्धोष्म मतलब ऊष्मा जहाँ अवरुद्ध हो जाए। ऊष्मा अवरुद्ध होने का मतलब कि ना तो किसी निकाय से ऊष्मा बाहर जाए और ना ही कहीं से अंदर आए। यहाँ हम बोले कि अगर ये एक रुद्धोष्म निकाय है तो ना तो यहाँ से ऊष्मा हम ले सकते हैं, ना ही हम इसे ऊष्मा बाहर से दे सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का निकाय। अब रुद्धोष्म प्रसार करके और उसके द्वारा शीतलन कैसे किया जा सकता है, भाई हम ये सोचेंगे कि रुद्धोष्म प्रसार का मतलब कि प्रसार कितना भी कर दो, ऊष्मा उससे बाहर तो जाएगी ही नहीं। ठीक है ना, और नहीं हम बाहर से ऊष्मा लेंगे, तो जब तक ऊष्मा बाहर ही नहीं जाएगी तो फिर गैस का शीतलन कैसे हो जाएगा। सोचने वाली बात है, और इंटरेस्टिंग भी है कि हमने बिना गैस को, हम ये कह रहे हैं गैस का टेम्परेचर कम हो रहा है, जबकि हम कितना भी हम ऊष्मा को बाहर भेज ही नहीं रहे, कुछ भी ऊष्मा वेस्टेज जा ही नहीं रही है, तो फिर टेम्परेचर में कमी कैसे हो रही है रुद्धोष्म में। तो इसीलिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। कुछ साइंटिस्ट वगैरह ने इस पे काम किया, तो उन्होंने इसमें क्या लॉजिक दिया, उन्होंने ये कहा कि देखो, जो हम सोच रहे हैं, जो इसका प्रॉब्लम है वही इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम क्या लग रही है कि ये रुद्धोष्म सिस्टम है कोई, हम रुद्धोष्म निकाय में ला करके गैस को तब हम उसका प्रसार करना चाह रहे हैं और उसके टेम्परेचर में हम कमी करना चाह रहे हैं ना। तो साइंटिस्ट ने इसका आंसर भी यही दिया कि इसका आंसर भी यही है। क्यों, क्योंकि आप गैस का प्रसार कहाँ कर रहे हो, किसी एक रुद्धोष्म अवस्था में, रुद्धोष्म निकाय में कर रहे हो। मान लो ये गैस के बहुत सारे अणु हैं, ठीक है, जो कि इस पूरे रुद्धोष्म निकाय में समान रूप से फैले हुए हैं, है ना। तो अब जब क्या होगा, इन गैस का जब ये ज्यादा आयतन में जैसे जैसे फैलते जाएंगे, इनका जैसे जैसे गैस का प्रसार होगा पूरे आयतन के लिए, तो क्या होगा, क्योंकि ऊष्मा ना तो यहाँ से बाहर जा सकती है, नहीं हम बाहर से इसको ऊष्मा दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रसार होगा तो वो मतलब चाहेगी, वो अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना चाहेगी वो गैस। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि एनर्जी जो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, कोई भी चाहता है कि अपनी बाउंड्रीज को तोड़े, है ना। तो यहाँ गैस के अणु भी चाहेंगे कि वो बिल्कुल एक दूसरे को दूर दूर फेंकना चाहेंगे कि हम दूर निकले। अब उसके लिए वो क्या करेंगे कि रुद्धोष्म निकाय के विरुद्ध में ही उनको कार्य करना पड़ेगा, इसकी दीवारों पे ही उनको बल लगाना पड़ेगा, इसके विरुद्ध में वो काम करेंगे। और इसके विरुद्ध में काम करने के लिए गैसों की क्या खर्च होगी, इनकी आंतरिक ऊर्जा, इन अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा है, भाई काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी। अब इन अणुओं के पास एनर्जी कहाँ से आई, हमने तो बाहर से दी नहीं, इसीलिए ये उस काम करने के लिए कौन सी एनर्जी, अपनी आंतरिक ऊष्मा को, अपनी आंतरिक ऊर्जा को उपयोग में लेंगे, और उस ऊर्जा के खर्च हो जाने के कारण फलस्वरूप इन गैसों के ताप में कमी हो जाती है।
अगर हम एक्सपेंशन के बाद इनका ताप नापते हैं तो इनके ताप में क्या आ जाती है, ताप में कमी। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले तो आपको नाम सुन के हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि हम रुद्धोष्म प्रसार कर रहे हैं तो फिर ऊष्मा तो टोटल इसके अंदर ही रहेगी, ऊष्मा तो कहीं गई ही नहीं, तो कैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रसार होगा तो गैस कणों, सिंपल सी बात है कि वो फैलेंगे। जैसे हम देखते हैं, मान लो हम नॉर्मली जैसे दूध गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो जब तक वो उसके एनर्जी, जब तक उसके पार्टिकल में जैसे जैसे धीरे धीरे बॉयल होने लग जाता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उफान आने लग जाता है। जब उसके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, जब गैस में उसको टेम्परेचर हम देते जाते लास्ट में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि मतलब वो उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, वो तब सारी सीमाओं को बिल्कुल तोड़ देना चाहता है, तभी तो बिल्कुल उबल करके और कैसे उस पात्र में से बाहर आने लग जाता है। तो बाहर क्यों आता है, वही तो उसके कणों के बीच में जो बल था, वो फाइनली कण जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे उस बल को तोड़ करके और वो कैसा बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे इन कणों का भी जैसे ही प्रसार होगा तो प्रसार के कारण ये क्या करेंगे, इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होगी, तो ये अपने बाउंड्रीज को तोड़ना चाहेंगे। अब ये तोड़ करके जाए कहाँ, इनके पास इतनी एनर्जी हम बाहर से तो दे नहीं रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये अपनी आंतरिक ऊष्मा का ही उपयोग करेंगे। और आंतरिक ऊष्मा का उपयोग किसके खिलाफ करेंगे, इस रुद्धोष्म निकाय के खिलाफ करेंगे, इसकी दीवारों पर बल लगाएंगे, ठीक है ना, इनका जो वातावरण है उस पर। क्योंकि जब हम उच्च दाब पर गैस को धीरे धीरे करके हम क्या करते जाएंगे, संपीड़ित करते जाएंगे। हम यहाँ पे दाब तो लगा देंगे बहुत ज़्यादा, हम यहाँ पे दाब लगाते जाएंगे बहुत ज़्यादा दाब, तो हम उस गैस को धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा क्या कर देंगे, संपीड़ित कर देंगे, है ना। और उसके बाद संपीड़ित करने के बाद में हम अचानक से उस दाब को हटा के, इस प्रेशर को हटा करके, और हम क्या चाहेंगे, इसको एक रुद्धोष्म निकाय में हम इसका प्रसार होने दें। मतलब हमने क्या किया, पहले तो हमने पिस्टन के द्वारा इस पर बहुत ज़्यादा उच्च दाब लगाया, हम लगाते गए दाब, गैस को हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर दिया, और लास्ट में हम अचानक से इस पिस्टन को हटा करके और इस पूरे में गैस का प्रसार होने देंगे। तो अचानक जैसे ही गैस का प्रसार होगा, बहुत ही तेज एनर्जी के साथ में होगा, वो फैलेगी, इस पूरे आयतन में वो कवर हो जाएगी। उसके बाद भी उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो कहीं खर्च करना चाहेगी अपनी एनर्जी को, तो वो किनके खिलाफ करेगी, इस ऊष्मा निकाय की, ये जो रुद्धोष्म निकाय है इसके इसके खिलाफ करना चाहेगी, इसको तोड़ना चाहेगी वो, ठीक है ना। तो इसके लिए इनको उस दाब के दाब जो इनका एक तरह से लग रहा है, उस दाब के विरुद्ध वो कार्य करेंगे, और उस कार्य में वो किसको प्रयोग में लेंगे, अपनी आंतरिक ऊर्जा को। और इसलिए उनकी आंतरिक ऊर्जा ही जब खत्म हो जाती है, पूरा वो आंतरिक ऊर्जा काम में ले लेते हैं। अब ये तो रुद्धोष्म निकाय है, तो इस दाब पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फलस्वरूप क्या होगा, परिणाम में हमें क्या मिलेगा कि इन गैसों का टेम्परेचर जरूर कम हो जाएगा, और हम जो शीतलन करना चाह रहे थे गैसों का, वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो आप पढ़ रहे हो, ये सारे प्रोसेस क्या है, गैसों के शीतलन का है। गैस को कैसे ठंडा करें और गैस का मतलब द्रवित करने की, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट है। गैसों के द्रवीकरण के हैं, गैस को द्रव रूप में कैसे लाया जाए। तो पता है, कोई भी लिक्विड होता है वो गैस में कब बदलता है, जब हम उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे पानी भी भाप कब बनने लग जाता है, जब 100 से भी ऊपर हम उसको टेम्परेचर देते जाते हैं, तब लास्ट में वो भाप बनने लग जाता है। अब उस भाप को वापस द्रव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को धीरे धीरे धीरे, ये भाप है तो हम उसका टेम्परेचर को धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करना चाहेंगे। कम करते 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 करते, अब एक बार में तो बिल्कुल इतना कम तो हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे उसको ठंडा करते 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 लास्ट में जाकर के ऐसा होगा कि फिर इस भाप का कुछ कुछ भाग जो है वो द्रव रूप में परिवर्तित होने लग जाएगा। तो उसको परिवर्तित करने के लिए, लेकिन बात सिर्फ पानी की नहीं है ना कि सिर्फ पानी को ही हमें ठंडा करना है। गैसें तो बहुत सारी है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, कोई से भी गैस हम ले सकते हैं। अब क्या हर प्रकार की गैस सिर्फ ऐसे टेम्परेचर कम कर दें हम, इस तरीके से तो नहीं हो सकती, उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। तो वही एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पुनर्निवेशी शीतलन पढ़ा, या वो भी एक तरीका था, फिर किसी ने अगले ने ये सुझाव दिया कि रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा भी हम शीतलन कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको पढ़ लिया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया इसमें हम रुद्धोष्म प्रसार कैसे कर रहे हैं, कि पहले तो हम गैस पर बहुत ज़्यादा उच्च दाब लगाते हैं, गैस को संपीड़ित कर देते हैं, बिल्कुल उसको कम आयतन के अंदर हम बिल्कुल उसको प्रेशर लगा एकदम कम आयतन में हम उसको पहुंचा देते हैं, और फिर अचानक से इस प्रेशर को हटा के इस पूरी जगह को खाली कर दिया हमने, ये पूरी जगह खाली थी, ठीक है ना, ये जैसे एक रुद्धोष्म निकाय
खाली था, हम यहाँ पे पहले प्रेशर लगाते गए, हमने इतनी सी दूर में इस गैस को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल संपीड़ित करके रख दिया, ठीक है। और उसके बाद अचानक से हमने पूरा प्रेशर यहाँ से हटा लिया, तो गैस को क्या हुआ, अचानक से हटती हुई बहुत सी तेज एनर्जी के साथ में इस पूरे आयतन में फैलेगी वो, ठीक है ना। उसके बाद भी उसकी एनर्जी उसके कंट्रोल में नहीं आएगी, वो क्या करेगी, इस दाब के विरुद्ध कार्य करेगी, चारों तरफ इसकी दीवारों पे जो दाब लगाया था उसके विरुद्ध कार्य करेगी। और उस कार्य को करने के लिए एनर्जी कौन सी यूज में लेगी, हम तो बाहर से एनर्जी कोई दे नहीं रहे, तो वो अपनी आंतरिक ऊर्जा को यूज में लेगी। और उस आंतरिक ऊर्जा के व्यय हो जाने के कारण गैस के परिणामी ताप में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और गैस शीतल हो जाएगी, गैस का शीतलन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो ये है, होता है रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन, ठीक है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा लिखो थ्योरी, मैं लिखवाती हूँ। लिखो, रुद्धोष्म प्रसार में गैस तो ऊष्मा प्रसार में क्या होता है, गैस ना तो वातावरण से ऊष्मा ले सकती है और ना ही वातावरण को ऊष्मा दे सकती है। अतः हम क्या कहें कि जब किसी उच्च दाब पर किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है, अतः जब किसी उच्च दाब पर गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप वो क्या करेगी, उस उच्च दाब के विरुद्ध में कार्य करेगी, ठीक है। तो गैस को बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब हम क्या करते हैं, गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है उच्च दाब पर, तो गैस को बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और इस कार्य को करने में क्या होती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा,
गैस के ताप में कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप गैस के ताप में कमी हो जाती है तथा गैस ठंडी हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। तो इसमें दो चीजें वापस देख लो। रुद्धोष्म प्रसार में गैस का ना तो वातावरण से ऊष्मा ले सकती है, ना वातावरण को ऊष्मा दे सकती है। अतः जब किसी उच्च दाब पर गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है तो गैस को बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तथा इस कार्य को करने में गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गैस के ताप में कमी आ जाती है तथा गैस ठंडी हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना, उच्च दाब पर होती है पूरी प्रक्रिया, उच्च दाब। ठीक है ना, उच्च दाब के बिना ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि आराम से अगर वो एक्सपेंड होती रहेगी तो इतना ज्यादा वो मतलब विरुद्ध में कार्य करेगी ही नहीं। पहले तो उसको इतनी उसकी एनर्जी बढ़ाई जाए ना कि वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाए कि वो क्या करे, उस बाह्य इतनी ज्यादा उत्तेजित हो जाए कि वो उस बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने लग जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा उच्च दाब करके उस गैस को संपीड़ित किया जाता है और संपीड़ित करने के बाद फिर उसका एक रुद्धोष्म प्रसार होने दिया जाता है कि रुद्धोष्म निकाय में उसका धीरे धीरे प्रसार होने दिया जाता है ना। इसके वजह से वो क्या करती है? बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करती है। नोट कर लो इतना। ठीक है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें? ताप में कमी कैसे हो जाएगी हम वो देखें। अगर हम गणितीय रूप से उसका विश्लेषण करें तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट? तो देखो, हमने क्या पढ़ा था? रुद्धोष्म प्रसार से और रुद्धोष्म निकाय से रुद्धोष्म प्रसार के लिए हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे रुद्धोष्म प्रसार के लिए। यहाँ हम दाब में क्या कर रहे हैं? दाब में बहुत ज्यादा उच्च दाब लगा रहे हैं, दाब में वृद्धि कर रहे हैं और उसका प्रसार होने दे रहे हैं। तो प्रसार किसके सापेक्ष हो रहा है? आयतन के सापेक्ष। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? पी वी की पावर गामा इक्वल टू नियतांक। पीवी वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास कौन सी दो चीजें काम में आ रही है?
दाब और आयतन दोनों का, ठीक है। उसके बाद आदर्श गैस समीकरण से पी बराबर क्या होता है, आर टी। तो यहाँ से डी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, आर टी बटे पी, ठीक है। इसका मान हम डाल दें ऊपर समीकरण में, हमारे पास क्या हो जाएगा, पी बी का मान हम डालें, आर को अगर हम इधर भेज दें तो ये नियतांक है, नियतांक में नियतांक का भाग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, टी बटा पी की पावर गामा इक्वल टू नियतांक। हमने आर को इस नियतांक में भेज दिया, ठीक है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, पी की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, और पी की पावर गामा इक्वल टू नियतांक। पी की पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस गामा, और टी की पावर गामा इक्वल टू नियतांक। और या फिर ये भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट करना चाहें तो टी इंटू पी की पावर 1 माइनस गामा बटे गामा। समीकरण क्या किया हमने, पी की पावर 1 तो था ही, पी की पावर अपॉन में गामा था, ऊपर लेके गए तो पी की पावर 1 माइनस गामा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, टी को हमने फ्री करने के लिए गामा से दोनों में डिवाइड कर दिया, तो टी तो सिंगल बच गया, और पी की पावर 1 माइनस गामा में डिवाइड कर दिया गामा का, तो बराबर नहीं था। समीकरण 1। ठीक है, अब हम आगे मान लो किसी गैस के लिए यदि हम बात करें, किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान के लिए प्रारंभिक दाब व ताप T1 हो, तथा प्रसार के पश्चात क्या हो जाए, प्रसार के पश्चात कितना हो जाएगा, दाब और ताप P2 और T2, P2 एंड T2 हो। हमने ऐसा माना है कि कोई गैस है जिसका हमें जो भी द्रव्यमान दिया गया है उसके सापेक्ष उसका प्रारंभिक ताप और दाब तो P1 T1 ले लिया, और प्रसार के बाद में ताप और दाब कितना हो जाएगा, P2 T2 हो जाए। तब हम इस सूत्र से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम दोनों प्रसार से पहले और प्रसार के बाद के लिए लिखे तो हम लिख सकते हैं T1 पावर 1 माइनस गामा बटे गामा बराबर में कितना हो जाएगा, T2 की पावर 1 माइनस गामा बटे गामा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें देखना है कि पहले ताप मान लो T1 था और बाद में ताप कितना हुआ T2, तो हमें तो ये T2 फाइंड आउट करना है कि T2 ताप में कमी है या वृद्धि है, और जो भी है वो कितने अमाउंट में हुई है, हमें तो T2 का मान निकालना है। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बटे P2 पावर 1 माइनस गामा बटे गामा। ये हो जाएगा हमारे पास ताप में, गैस की ताप में प्रसार के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन का मान T2 बराबर हो जाएगा ये। अब ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी
गैस का रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा उसका शीतलन, और शीतलन के बाद उसके ताप में क्या परिवर्तन आया, या अगर कमी ही आती हो तो क्या कमी आई, तो T2 बराबर T1 P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। लिख लो ये फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या कि माना सामान्य ताप पर, जो प्रारंभ में जो गैस का ताप था, सामान्य ताप कितना होता है, सामान्य ताप 300 केल्विन लेते हैं। सामान्य ताप किसको बोलते हैं, नॉर्मली जो रूम का टेम्परेचर होता है एक नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली रूम टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सामान्य ताप। ठीक है, सेल्सियस में होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में हम चेंज करें तो कितना होता है हमारा 300 केल्विन। ठीक है ना, तो हमने ये मान लिया कि सामान्य ताप पर या 300 केल्विन पर हम मान लें तो CO2 गैस को किसी ऊष्मारोधी निकाय में, रुद्धोष्म निकाय हो गया ऊष्मारोधी, ठीक है, तो किसी ऊष्मारोधी निकाय में 150 वायुमंडलीय दाब पर, प्रारंभ में जो हमने उच्च दाब लगाया वो कितना लगाया है, 150 वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक दाब पर संपीड़ित करके एकाएक उसका दाब हमने कितना कर दिया, सीधे कम, 1 एटमॉस्फेयर पर, 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर गैस का प्रसार होने दिया। तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तब अंतिम ताप T2 बराबर कितना हो जाएगा, हमने क्या किया, 300 केल्विन ताप पर, सामान्य ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली और उसको एक ऊष्मारोधी निकाय में 150 एटमॉस्फेरिक, 150 वायुमंडलीय दाब पर तो संपीड़ित किया, मतलब जो भी हमने प्रोसेस बताया कि बहुत ही उच्च दाब लगा करके संपीड़ित किया, और फिर एकाएक हमने उसका दाब बिल्कुल से हटाया, 1 एटमॉस्फेरिक दाब ले आए हम, और गैस को हमने क्या करने दिया, प्रसार करने दिया। तो उसके बाद जो भी गैस के अंदर जो भी कार्यक्रम होंगे, उस कार्यक्रम के बाद में गैस के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतिम ताप क्या हो जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, यहाँ से आप क्या मान निकाल सकते हो, इस मान में यदि हम इन वैल्यूज को डालें तो T2 हमें पता करना है, T2 बराबर कितना हो जाएगा, T1 कितना है हमारे पास 300 केल्विन, T1 प्रारंभिक ताप कितना लगा है 150 atm, और अंतिम दाब हमने कितना कर दिया 1 atm, और पावर हमें लगानी है 1 माइनस गामा का मान। गामा आपको पता है गामा कांस्टेंट होता है, इसका मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग मान होता है। जैसे CO2 की यहाँ बात हो रही है तो CO2 में कितने परमाणु है, 3, तो त्रिपरमाणु के लिए इसका मान अलग होता है। ये कांस्टेंट मान अगर एग्जाम में आता है तो मोस्टली आपको दिया हुआ होता है। जैसे CO2 के लिए ये मान होता है 1.3, ठीक है ना, 1.3 और बटे में 1.3। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना मान बच जाएगा 300, 150, इसके पावर कितना हो जाएगा 0.3 माइनस 0.3 बटे में 1.3, ठीक है ना, 1 माइनस 1.3 तो माइनस का 0.3 बटे में 1.3। इसको आप लगभग सॉल्व करो तो T2 का मान लगभग आता है
96 केल्विन। ये सॉल्व करके आप लोग देखना इसका मान इतना आता है या नहीं। फिक्स नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन इसका मान आ गया 96 केल्विन के लगभग। अब आप देखो प्रारंभिक ताप इसका कितना था, 300 केल्विन से आ गया 96 केल्विन पर, मतलब कितना ज्यादा कमी हुई इसके ताप में। तो हुआ गैस का शीतलन बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं रिजल्ट हमारे सामने है कि इसका मतलब गैस का शीतलन होता है। तो दोष्म प्रक्रिया द्वारा गैस का हम शीतलन कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा शीतलन कर सकते हैं कि हम 300 केल्विन से टेम्परेचर कितना लिया है 96 केल्विन तक। नोट कर लो ये। है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात है, एक जनरल नॉलेज कह लो या जो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया, जब हम रुद्धोष्म प्रसार करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मान जो कि नॉर्मल टेम्परेचर 300 केल्विन से हम कितना लेकर के आ गए 96 केल्विन तक हम इसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो यही वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कन्वर्ट होकर किसमें जम जाती है और किसमें ठोस में परिवर्तित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस टेम्परेचर पर, क्योंकि 300 से बिल्कुल मतलब आधे से भी बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, तो वो गैस ठंडी होकर के क्या हो जाती है, जम जाती है और बिल्कुल ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इस ताप पर CO2 को ये क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ छोटी क्लासेस में तो ये क्वेश्चन बहुत आता था, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं ना। तो ये शुष्क बर्फ एक बार फिर आप लोग को ध्यान दिला दो। तो इसी ताप पर CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। हो सकता है आपके छोटे क्लास में नहीं ये क्वेश्चन अभी भी आ जाए आप लोग के, जैसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हाफ मार्क्स के जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है उसमें कभी पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ किस अवस्था में कहा जाता है। तो आप बता सकते हो कि जब रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शीतलन किया जाता है तो गैस के ताप में अत्यधिक कमी हो जाती है। उसका ताप कितना 300 केल्विन से सीधे 96 केल्विन तक हमें प्राप्त हो जाता है। इस ताप पर CO2 गैस ठंडी होकर के और जम जाती है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इस ताप पर CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, लिख लो ये। ये हमारा कौन सा प्रोसेस था, रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन का, ठीक है ना। अब इस प्रक्रिया के द्वारा जैसे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको करके देखा, सिर्फ CO2 के लिए ही नहीं अन्य भी कई गैसों के लिए उन्होंने किया। तो उन्होंने देखा कि हाँ परिवर्तित होती है गैस का मतलब गैस से द्रव में परिवर्तित होती है, टेम्परेचर में कमी भी आती है, लेकिन एक साथ पूरी की पूरी गैस नहीं हो सकती द्रव में कन्वर्ट, ठीक है ना, कि गैस से सीधे एक साथ पूरी गैस हमें द्रव में मिल जाए, ऐसा तो अभी भी नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा, तो इसके लिए उन्होंने और कुछ मॉडिफिकेशन करने की सोची। तो और मॉडिफिकेशन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रुद्धोष्म प्रसार को फिर से इन्होंने भी किसके साथ में मिलाया, जूल थॉमसन शीतलन प्रभाव के साथ। तो उन्होंने इस रुद्धोष्म प्रभाव और जूल थॉमसन का शीतलन प्रभाव था गैसों का, उन दोनों को इन्होंने मिक्स किया। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि भाई जूल थॉमसन से भी शीतलन हो रहा था, रुद्धोष्म से भी शीतलन हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ज्यादा करने के लिए हम क्या करें, दोनों को मिला देते हैं, कंबाइंड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये इफेक्ट कुछ ज्यादा कम करते हैं क्या, कि क्या हमें गैस का टेम्परेचर और भी कम मिल पाता है या नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का सोच करके अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई सारे ऐसे पुनर्निवेशी शीतलन के आधार पर और कई आधार पर उन्होंने कुछ और भी मॉडिफाइड किए हुए एक्सपेरिमेंट किए, कुछ और प्रयोग करके उन्होंने देखे किसके द्वारा। तो उसमें से आपके 2 प्रयोग काफी फेमस है जो कि आपके बुक्स में आते हैं। एक तो आता है आपका लिंडे का वायु द्रवणित्र और एक आता है आपका ड्यूअर का हाइड्रोजन जनित्र, जनित्र नहीं दावित्र, ठीक है। एक तो आपका लिंडे साइंटिस्ट का नाम है,
ये नोट कर लिया, इसके बाद में मैं बताती हूँ। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ना कि हम क्या किया। यहाँ से वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ठीक है शीतलन हो रहा है, लेकिन अभी भी जैसा हम चाह रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था उनको। तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ नया आइडिया तो लगाना था। तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि अब अपन ऐसा करते हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव को और इस रुद्धोष्म प्रभाव को दोनों को ही मिला करके देखते हैं कि उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए। और अब इनके पास 3 प्रयोग हो गए। 3 कौन कौन से हो गए? पहला तो आपका जूल थॉमसन हो गया, जूल थॉमसन। यहाँ पे गैसों का प्रसार हुआ, ताप में कमी आई। दूसरा हमने क्या पढ़ा? पुनर्निवेशी शीतलन। तो पुनर्निवेशी शीतलन वाले ने भी क्या किया था? जूल थॉमसन को ही थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये तीसरा आया था, ये थोड़ा नया था। ये क्या था? रुद्धोष्म प्रसार द्वारा। है ना। तो अब आगे जो साइंटिस्ट थे उनके पास ये तीनों एक्सपेरिमेंट थे, इन तीनों से मिलने वाले रिजल्ट थे। तीनों के रिजल्ट में एक चीज कॉमन थी कि क्या? गैस का प्रसार हो रहा है और गैस के ताप में कमी तो आ रही है, ठीक है ना, ताप में कमी आ रही है। लेकिन किसी से कुछ कमी आ रही है, किसी से कुछ आ रही है। या फिर जैसे सारी गैसों पे भी एक कोई प्रयोग किया जाता है तो उसको बिल्कुल सही कब माना जाता है? जब ऑलमोस्ट हर टाइप के वो लोग क्या लेते हैं, हर टाइप का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। उद्देश्य के तौर पे वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेंगे, हाइड्रोजन गैस भी लेंगे, नाइट्रोजन गैस भी लेंगे, मतलब ऑक्सीजन भी लेंगे। सब पे करके देखते हैं वो किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस पे ये एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, कहाँ पर जा करके फेल हो रहा है। तभी तो सारे रिजल्ट वो लोग बता पाते हैं। तो उन्होंने ट्राई किया तो लगा कि हाँ किसी पे काम कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा। तो अब इनके पास में आगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या थे? ये 3 प्रयोग और इनसे मिले हुए परिणाम पहले से थे। तो इन्होंने क्या किया, अगले के लिए इन्होंने सोचा कि या तो इन तीनों को मिला के कुछ नया करें, या इन दोनों को मिला के करें, या इन दोनों को कैसे भी, मतलब कि इनमें से ही कुछ नया कॉम्बिनेशन वो निकालना चाह रहे थे कि क्या पता कि इन दो का संयोजन करके हमें कुछ बेहतर रिजल्ट मिल जाए ना। तो इस प्रकार कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं, जिसमें से हम 2 प्रयोग जो है मेनली पढ़ते हैं। एक तो आपका है लिंडे का वायु द्रवणित्र, लिंडे का वायु द्रवणित्र। और दूसरा है आपका ड्यूअर का हाइड्रोजन हाइड्रोजन द्रवणित्र। लिंडे और ड्यूअर दोनों ही साइंटिस्ट के नाम है, वैज्ञानिक हैं। लिंडे ने तो एक वायु द्रवणित्र बनाया और ड्यूअर ने हाइड्रोजन गैस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उन्होंने एक हाइड्रोजन का द्रवणित्र बनाया, ठीक है ना। यहाँ तक की सारी चीजें आपने नोट कर ली। अब ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है, ये आपके शायद कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया होगा, मतलब ऐसा कुछ मैं नहीं बोलूंगी इसको कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी उनकी इच्छा हो तो पूछ ले, अदरवाइज नॉर्मली आपसे मेनली ये तीनों प्रसार है। इसके आगे हम एक और पढ़ेंगे रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा प्रसार, तो वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है मैं अभी आपको बता दे रही हूँ इनके बारे में, यहाँ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन मैं इसकी कोई थ्योरी वगैरह आपको नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है ना। और आपको भी बोलूंगी कि आप यहाँ समझ लो, एक बार समझ लो, डायग्राम भी बना लो, जो भी मैं बनाऊँ तो वो इतना आपको ध्यान रहे उतना सफिशियंट है। इस पर आपको बहुत ज़्यादा अलग से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इनमें ऐसी कोई खास डेरिवेशन है कि जिस पे कोई न्यूमेरिकल्स आने के चांस हो, और इनका भी कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हम इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, करेंगे पूरा, अच्छे से एक्सप्लेन पूरा मैं करूँगी, पूरा समझेंगे हम। लेकिन हाँ इससे रिलेटेड कोई नोट्स लिखवाना है या फिर आप लोग खुद को, मैं आपको बोलूँ कि आप लोग नोट्स बनाओ, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, आप लोग भी मत बनाओ चाहे नोट्स इसके, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा भी हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंडे का वायु द्रवणित्र, ये क्या होता है। इसके अंतर्गत ही है ये दोनों टॉपिक भी। अभी जो हम रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर ही ये 2 टॉपिक भी लिख लेना, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमने लिखा
द्रवणित्र। तो सबसे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं आता हो तो भी हमें एक बात तो पता ही है कि हम ये प्रयोग क्यों कर रहे हैं, गैसों का शीतलन करने के लिए, गैसों के ताप को कम करने के लिए और उनको द्रव अवस्था में प्राप्त करने के लिए। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभी हम ये जो भी सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं हम, कि कोई भी गैस हो, गैस के ताप में कमी करके, ताप में कमी करके, कमी किसके द्वारा करें, हम गैस के प्रसार के द्वारा, प्रसार करके गैस का प्रसार द्वारा गैस में कमी करके उसे हम किस रूप में प्राप्त करेंगे, द्रव के रूप में। द्रव के रूप में प्राप्त करने के लिए, गैसों का शीतलन करने के लिए हम ये सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग में ले रहे हैं। तो अगर कभी आ भी जाता है पेपर में, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी एटलीस्ट आप कुछ बातें तो कॉमन लिख ही सकते हो उनके बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे ही गैस को द्रवित करने के काम में ही लिंडे ने भी अपना एक प्रयोग दिया। लिंडे एक वैज्ञानिक थे। इनका प्रयोग किस पर आधारित था, जूल थॉमसन के प्रभाव पर ही आधारित था। किस पर आधारित था, जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित था। जूल थॉमसन प्रभाव पे आधारित होने से मतलब क्या, कि जैसे जूल थॉमसन में हमने क्या पढ़ा था, दाब में परिवर्तन किया था। हम गैस को कहाँ से लेकर के आए थे, उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र तक हम लेकर के आए थे और उसके सापेक्ष हमने देखा था कि गैस के ताप में क्या परिवर्तन हो रहा है, प्रसार से पहले और प्रसार के बाद दाब में परिवर्तन के कारण गैस के ताप में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि इसका वायु द्रवणित्र भी कह रहे हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है, इसका मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं किसका इफेक्ट होगा, प्रेशर का इफेक्ट होगा, कि यहाँ भी कहीं ना कहीं उच्च दाब से गैस को निम्न दाब तक लाया जा रहा होगा, क्योंकि इन्होंने भी जूल थॉमसन के सिद्धांत का ही प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन्होंने भी अपना एक अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, ठीक है। उस सेटअप में इन्होंने क्या क्या चीजें की, देखो सबसे पहले हम इनका डायग्राम देखें कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा। आपको ये सर्पिलाकार नली देख के ध्यान आ रहा होगा, जूल थॉमसन प्रभाव में भी हमने गैस को क्या किया था, उच्च दाब पे संपीड़ित करने के बाद में ऐसी एक सर्पिलाकार नली में से गुजारा था, जिसके बाद किसमें गैस किसमें एंटर हो गई थी, सरंध्र डार्ट में, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब हाँ उस पर आधारित तो है, इन्होंने भी कुछ कुछ वैसा ही करने की कोशिश की है, ठीक है ना। अब क्या किया है वो हम देखते हैं पूरा, ये आप लोग बनाना साथ साथ में बना लो।
कुछ इस टाइप का। तो ये नीचे थोड़ा जगह कम पड़ गया, आप लोग थोड़ा ऊपर से बनाना। नीचे यहाँ पे एक फ्लास्क रखा हुआ था बस, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे एक फ्लास्क रख दिया। ये था लिंडे के वायु द्रवणित्र का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ठीक है, अब इस सेटअप में कौन सी चीज क्या है, देखो आप नाम रख लो। ये है हमारा A B C, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने D। अब ए क्या है, ए तो सबसे पहले हमारी वो नली है जहाँ से हम गैस को या हवा को क्या करते हैं, यहाँ से हम अंदर भेजते हैं, ठीक है ना। यहाँ से तो हमारी गैस अंदर प्रवेश करती है। और ये कैसा होता है, सिर्फ इनलेट होता है, यहाँ से आउटलेट नहीं होता। मतलब यहाँ से गैस सिर्फ अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है ना, यहाँ से निकलने का कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रवेश करेगी यहाँ से, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, हम सिर्फ गैस के अंदर जाने का ही एरो बना रहे। यहाँ से गैस सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, अंदर प्रवेश करेगी, यहाँ से बाहर आने का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पी हमारा क्या है, पी है हमारा संपीड़क, कंप्रेसर, संपीड़क, या जो हम बोलते हैं ना पिस्टन, जिसके द्वारा हम दाब लगाते हैं, वो पिस्टन पी है ये। या हम बोले संपीड़क, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ एक उच्च दाब लगाया जाता है गैस पर, उच्च दाब, ठीक है। गैस यहाँ से एंटर हुई, हमने उस पर उच्च दाब लगाया। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा सी क्या रखा हुआ है, सी हमारा एक शीतलक होता है, मतलब कूलर हम कह सकते हैं इंग्लिश में, इसलिए सी से प्रेषित किया है। यहाँ पे हमारा होता है शीतलक। ये शीतलक क्या काम करता है, गैस को एक तरीके से ठंडा तो करता है, लेकिन गैस के टेम्परेचर को वही का वही बना करके रखता है, जो गैस का टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ हमारा गैस के ताप को हम लिख सकते हैं, गैस के ताप को बनाए रखता है, समान बनाए रखता है, ठीक है। गैस के ताप को समान बनाए रखने में कूलर हमारा होता है, ये सहायता करता है ना। अब इसके बाद में यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हमारा होता है निम्न दाब का क्षेत्र। बना लो आप लोग पहले इतना। ठीक है, तो अब देखो हम ये क्या देख रहे हैं, लिंडे का वायु द्रवणित्र। लिंडे के वायु द्रवणित्र का ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। क्या बताया गया है इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नली होती है, जिसमें से हम सबसे पहले गैस को प्रवेश करवाते हैं, ठीक है ना। और प्रवेश कैसा होता है, ये बिल्कुल एक तरफ का होता है, वन साइडेड ही होता है ये, मतलब यहाँ से केवल प्रवेश किया जा सकता है, निकासी का नहीं होता, ठीक है। ओनली इनलेट होता है, आउटलेट का सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। तो गैस को हम यहाँ से प्रवेश करवाते हैं। उसके बाद में हमने क्या रखा है, यहाँ पे एक संपीड़क। संपीड़क के द्वारा क्या किया जाता है, गैस को बहुत ही उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, ठीक है ना। काफी उच्च दाब का क्षेत्र यहाँ पर गैस पर एक लगाया जाता है, जिसके द्वारा गैस को अत्यधिक संपीड़ित कर दिया जाता है। और उस संपीड़ित गैस को यहाँ इस नली के द्वारा सर्पिलाकार नली में से गुजारा जाता है। इस नली में क्या लगी होती है, हमारी संपीड़क कंडेंसर कॉइल्स लगी होती है। कॉइल्स हम बोलते हैं ना, कुंडली लगी होती है हमारी, इसके अंदर सर्पिलाकार कुंडलियां होती है, सर्पिलाकार कुंडली। वो कुंडलियां क्या करती है, गैस इसके अंदर क्योंकि घूम जाती है, इसके अंदर घूमने के कारण गैस के ताप को बनाए रखती है। दाब हमने उच्च लगा दिया, लेकिन गैस के ताप को, ताकि उसका ताप कम ना हो, इसीलिए इसके अंदर क्या लगी होती है, कुंडलियां लगी होती है, जो कि गैस के ताप को उतना का उतना बनाए रखने में मदद करती है। अब गैस का ताप कितना होना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा शीतलन का कार्य कर रहे हैं, हम गैसों का शीतलन करना चाह रहे हैं, इसीलिए गैस का ताप व्युत्क्रम ताप से कम होना चाहिए। अब चाहो तो लिख लो, गैस का ताप उसके व्युत्क्रम ताप से
चाहिए। ठीक है, तो गैस के ताप को उसके व्युत्क्रमण ताप से कम बनाए रखने में ये जो हमारी कंडेंसर कॉइल्स होती है या हम जिनको सर्पिलाकार कुंडलियां होती है ये मदद करती है। इसके द्वारा गैस उच्च ताप में बना तो रहता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से हमारी गैस को हम ये एक पात्र होता है जिसके अंदर, या हम इसको विनिमयक भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम एक कुंडली के अंदर यहाँ एक हमारा जेट लगा हुआ होता है, जेट हम बोलते हैं, यहाँ पे एक जेट लगा होता है जिसके द्वारा यहाँ क्या किया जाता है, उस उच्च दाब को कम किया जाता है। तो यहाँ उच्च दाब जो है उसको निम्न दाब क्षेत्र में लगाया जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से गैस हमारी किसके अंदर आ जाती है, निम्न दाब क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और उसके कारण गैस के ताप में कैसा हो जाता है, गैस के ताप में कमी आ जाती है। तो हमने क्या देखा, यहाँ हमने उच्च दाब गैस पर लगाया और उसके बाद हमने एक सर्पिलाकार कुंडली के अंदर से गैस को गुजारा ताकि गैस का जो ताप है वो उतना बना रहे, कितना बना रहे, व्युत्क्रम ताप से कम बना रहे गैस का ताप। ठीक है, और उस ताप को उसके बाद हम अंदर लेकर के आए जहाँ पर हमने एक जेट लगा रखा था। उस जेट के अंदर इसमें हमने कुछ कॉपर की स्पाइरल लगी होती है, इसके अंदर भी कुछ कुंडलियां लगी होती है, किसकी, कॉपर की लगी होती है। ठीक है ना, कॉपर धातु की कुछ कुंडलियां लगी होती है और उनके द्वारा बना हुआ एक जेट लगा होता है जो कि क्या करता है, गैस के दाब को कम कर देता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब में आने के कारण गैस के ताप में क्या होता है, कुछ न कुछ कमी आती है। कमी आएगी क्योंकि यहाँ ताप हम व्युत्क्रम ताप से कम ले रहे हैं, तो इसलिए ताप में कमी आती है। और उस कमी के द्वारा गैस को हम क्या करते हैं, गैस का शीतलन करते हैं हम। ठीक है, अब अगर गैस के ताप में इतनी कमी आ गई है कि वो द्रव में परिवर्तित हो चुका है, तो हम यहाँ पे हमारा जो ये बॉल्ब लगा हुआ है या ये जो हमारा पेज कॉर्क लगा हुआ है, इस कॉर्क को खोल देते हैं हम और द्रव को हम नीचे इस पात्र में, फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। अगर गैस का ताप हमारा इतना कम नहीं हुआ है कि अभी वो द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो हम क्या करते हैं, गैस को फिर से हम इस रास्ते से वापस बिल्कुल सेम प्रोसेस में भेज देते हैं जहाँ गैस पर फिर उच्च दाब लगाते हैं और फिर से गैस पूरी घूम के आती है। और यही प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं। इस गैस को वापस हम घुमाएंगे तो थोड़ा उसके ताप में और कमी होगी और कमी होगी। इस प्रकार से पुनर्निवेशी शीतलन की तरह ही बार बार दोहराने के कारण क्या होता है, गैस का ताप इतना कम हो जाता है कि वो अपने द्रवणांक तक पहुंच जाती है और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र तक आए और उसके कारण क्या हुआ, हमारे ताप में भी परिवर्तन हुआ। तो यही प्रभाव तो क्या था, जूल थॉमसन का प्रभाव भी यही था और यहाँ भी यही प्रभाव हुआ है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि लिंडे का वायु द्रवणित्र भी किस पर आधारित था, जूल थॉमसन के प्रभाव पर आधारित था और साथ के साथ पुनर्निवेशी शीतलन पर भी आधारित था, क्योंकि पुनर्निवेशी शीतलन में भी क्या यही प्रयोग किया गया था, जूल थॉमसन का प्रयोग भी किया गया था, प्लस प्रक्रिया को बार बार दोहरा करके उसका ताप हम इतना कम लाए थे कि उसको द्रव में परिवर्तित कर सके। तो यहाँ भी हम जूल थॉमसन के द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र तक गैस को ला रहे हैं और उसके बाद अगर तब तक भी गैस का ताप इतना कम नहीं हुआ कि वो अपने द्रवणांक तक पहुंच सके, तो हम उसे वापस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, फिर वापस दोहरा रहे हैं। बार बार दोहराने के कारण अंततः गैस हमारी द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो लिंडे का वायु द्रवणित्र बेसिकली आपका किस पे डिपेंड हो गया, जूल का थॉमसन प्रभाव और पुनर्निवेशी शीतलन दोनों के द्वारा। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब तक हम इसमें गैस को लेके आते हैं और इसके द्वारा गैस का शीतलन किया जाता है और गैस को किसमें, द्रव में परिवर्तित किया जाता है। तो ये था आपका लिंडे का वायु द्रवणित्र। अब इसमें आप इतना लिख लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये डायग्राम बना लो, तो इतना ही आपका सफिशियंट है। एक्सप्लेन मैंने पूरा कर दिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ना कोई डेरिवेशन है ना कोई फॉर्मूला है, इसीलिए एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहे इसलिए आप इतना नोट कर लो और बस ये एक्सप्लेनेशन सुन लेना एक दो बार, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर लो। इसी तरह हम दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमने किसका देखा था, ड्यूअर का हाइड्रोजन द्रवणित्र।
ड्यूअर का हाइड्रोजन द्रवणित्र, तो ये भी बिल्कुल सेम प्रकार का है, वही इसमें भी प्रयोग किए गए हैं तीनों, जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा या पुनर्निवेशी शीतलन के द्वारा यही प्रक्रिया की गई है। ठीक है, कि इसका लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हम द्रवित करना चाह रहे हैं, क्योंकि ड्यूअर ने किस पे करके देखा एक्सपेरिमेंट, हाइड्रोजन पर ही करके देखा। ठीक है, अब हाइड्रोजन को द्रवित करने में मेन काम दिक्कत क्या आ रही थी कि हाइड्रोजन का जो उत्क्रमण ताप होता है, हाइड्रोजन का उत्क्रमण ताप वो लगभग कितना होता है, -83 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका, हाइड्रोजन का उत्क्रमण ताप -83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हमें शीतलन के लिए क्या हमारी आवश्यक कंडीशन क्या है कि उत्क्रमण ताप गैस के उत्क्रमण ताप से भी कम ताप होना चाहिए। ठीक है ना, तभी उसका शीतलन होगा, नहीं तो तापन प्रभावी हो जाता है। तो अब इतना कम लाना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि उत्क्रमण ताप से भी कम टेम्परेचर कैसे लेकर के आए, कि हाइड्रोजन के टेम्परेचर को कम किया, बहुत कम किया, लेकिन यहाँ तक इतने न्यून ताप तक लेकर के आना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ एक अलग प्रकार का और भी, अभी जो हमने लिंडे का वायु द्रवणित्र था, इसके अलावा उन्होंने और भी थोड़ा मॉडिफाई करके और उन्होंने फिर एक और अपना नया सेटअप बनाया, और उसके द्वारा उन्होंने कोशिश की कि हाइड्रोजन के ताप को हम उत्क्रमण ताप से भी कम ताप तक लेकर के आए और इसका और अधिक शीतलन करें। ठीक है ना, तो इसीलिए इनका जो प्रयोग था वो मुख्य रूप से किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए। अब हमने पढ़ा भी था कि हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों में क्या होता है, शीतलन प्रभाव नहीं प्रदर्शित होता, तापन प्रभाव। जूल के प्रभाव में भी हमने देखा था, तो इनका तो द्रव में परिवर्तित इन्हें तो जूल भी नहीं कर पाया था, हाइड्रोजन और हीलियम को जूल भी परिवर्तित नहीं कर पाए थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नहीं, इन दोनों में क्या होगा, तापन प्रभाव होगा, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो होता है वो इनके व्युत्क्रमण ताप से ज्यादा उन्होंने बताया था। लेकिन ड्यूअर ने ये करके दिखाया, उन्होंने इसका टेम्परेचर इसके उत्क्रमण ताप से भी कम तक लेकर के और हाइड्रोजन गैस को द्रव में परिवर्तित किया उन्होंने। ठीक है, अब इनका सेटअप कुछ कैसा था, देखो यहाँ पे लगा दिए पिस्टन। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र प्रयोग करने के लिए। ठीक है, यहाँ ये था संपीड़क और ये पिस्टन पी मान लो। यहाँ इन्होंने लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर कितना उच्च दाब इन्होंने प्रयुक्त किया, किस पे, हाइड्रोजन गैस पे, H2 गैस पे। कितना उच्च दाब लगाया इन्होंने, लिख लेना, हाइड्रोजन गैस। इतना इस पे उच्च दाब लगा करके और गैस को संपीड़ित किया। संपीड़ित होने के बाद गैस कहाँ पहुंची, कुंडली में से होकर के गैस पहुंची आगे। एक और कुंडली में से पहुंचाया गया इसको। ठीक है,
देख रहे हो इसमें इन्होंने कितनी कॉइल्स का प्रयोग किया है, कितनी सारी इन्होंने कूलिंग कॉइल्स ये सारी, जो कि क्या करती है इसके ताप को और कम से कम करती जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ताप बहुत ही ज़्यादा कम करना था, जो कि बहुत ही कठिन कार्य था। इसी के लिए इन्होंने अपने प्रयोग में बहुत सारे ये अलग अलग प्रकार के कूलिंग कॉइल्स इन्होंने प्रयोग किया, जिसके द्वारा ये ताप का बिल्कुल कम तक ला पाए। थोड़ा अच्छे से आप लोग और थोड़ा सही से बना लेना, 30 मिनट हो गया है तो। फिर यहाँ पे एक फ्लास्क लगा दिया गया, जिसमें कि प्राप्त द्रव को ठीक है कुछ इस प्रकार से। यहाँ हम देखते हैं, देखो ये इनका था पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था किसका, डियोर का हाइड्रोजन द्रवणीकरण। हमने पहले ही बता दिया हाइड्रोजन को द्रवित करने में मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसका उत्क्रमणता बहुत कम है, -83 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे भी कम टेम्परेचर लाना बहुत टफ काम था। तो उसके लिए इन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार की कंडेंसर कॉइल्स का प्रयोग किया, ठीक है। सबसे पहले तो गैस पर कैसा किया गया, उच्च दाब लगाया गया, लगभग 200 एटमॉस्फेरिक का, लगभग 200 वायुमंडलीय दाब का इन्होंने क्या किया, इस पर बहुत ही उच्च दाब का क्षेत्र इन पर प्रयोग किया हाइड्रोजन पर। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर इन्होंने द्रव रूप में क्या भरा, ठोस CO2 प्लस एल्कोहल, ठोस CO2 प्लस एल्कोहल के द्वारा। ये क्या थी, पुनर्नियोजी कुंडली जिसको हम कहते हैं, पुनर्नियोजी कुंडली, ठीक है। इस पुनर्नियोजी कुंडली के द्वारा जो अत्यधिक उच्च दाब पर संपीड़ित हाइड्रोजन गैस थी, वहां पे क्या किया गया, इसको थोड़ा सा दाब इसका कम किया गया, ताकि क्या हो सके, गैस का प्रसार हो सके। इसका प्रसार करने के लिए हम आगे इसे विभिन्न प्रकार की अलग अलग कॉइल्स में से लाए यहाँ पे, इसको भी यहाँ कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, हाइड्रोजन गैस का पुनर्नियोजी कुंडली में से गुजारने के कारण जितना दाब इसका क्या हुआ था, कम हो गया था इसका दाब। उसके बाद हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को फिर से क्या किया जाता है, यहाँ फिर से संपीड़ित किया जाता है। यहाँ पे एक संपीड़क होता है, हाइड्रोजन गैस को यहाँ फिर संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करने के पश्चात में इसे हम कंडेंसर कॉइल A, B और C इन तीनों में से गुजारते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, गैस का ताप धीरे 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 और कम किया जाता है। और कम करने के बाद में यहाँ पे हमारा एक नोजल लगा होता है। अगर गैस का ताप इतना कम हो चुका हो कि वह द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या हम फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से गैस को वापस से हम कहाँ पहुँचा देते हैं, फिर से गैस को इस पुनर्नियोजी कुंडली तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर जो गैस आती है, उस गैस का फिर वापस से हम क्या करते हैं, वापस उसको पुनर्नियोजी कुंडली के द्वारा उसके दाब को फिर से हम कम करते हैं और पुनः यही प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो मतलब एक तरह से यही है, यहाँ पे इन्होंने मेन इसका बस ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इन्होंने थोड़ा सा और उसको मॉडिफाइड करके और ज़्यादा गैस को पहले उच्च दाब लगाया, फिर थोड़ा उसका दाब कम किया गया, फिर दाब को उच्च संपीड़ित कर दिया गया दाब को। उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार की जो सर्पिलाकार कुंडलियों में से गुजार करके गैस का प्रसार किया गया, और उसका ताप बार बार ये प्रक्रिया दोहरा करके गैस का ताप इतना कम किया गया कि वो कहाँ अपने उत्क्रमण ताप से कम ताप पर पहुंच जाए, ताकि गैस का क्या हो सके,
द्रवणांक हमें प्राप्त हो सके, गैस द्रवित हो सके। तो ये नोट कर लो, ये था आपका ड्यूअर का हाइड्रोजन द्रवणित्र। ठीक है, तो ये आपके दोनों हाइड्रोजन द्रवनित्र हो गए कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब से भी थोड़ा ज्यादा शीतलन उसमें हुआ। ये जो दोनों तीनों प्रयोग थे, इनके द्वारा भी शीतलन किया गया, लेकिन वैज्ञानिक यहाँ तक से भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि मतलब ठीक है, अब जैसे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था तो बहुत ज्यादा ये टफ सा हो गया है ना। यहाँ तो हमने बहुत इजी रूप में बनाया इसको, बहुत आसान रूप में, तो भी ऐसा बन रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम करने के लिए बहुत टफ टाइप का हो गया, तो इसलिए आगे और प्रयोग किए गए। और उसके बाद में एक रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा शीतलन का एक नया आइडिया उन्हें मिला। उस आइडिया के द्वारा बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर भी कम किया जा सका और गैस को थोड़ा आसानी से द्रवित करने में वहाँ से हमें सुविधा प्राप्त हुई है ना। तो वो आपका इम्पोर्टेंट भी है, वहाँ पे अच्छी खासी डेरिवेशन भी है जहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, बट वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही।